अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए हफ्ते, एक नई उम्मीद और एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। और उम्मीद है और दुआ भी मेरी यही होती है कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और आपने अपना वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजारा होगा, इंजॉय भी आप लोगों ने किया होगा। और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और जब भी मौसम चेंज होता है तो बहुत सारी मौसमी बीमारियां भी जन्म लेना शुरू हो जाती है और हम में से बेशतर अफराद उन बीमारियों को संजीदा नहीं लेते हैं और मामूली समझकर या तो सेल्फ मेडिकेशन से काम ले लेते हैं या फिर मेडिकल स्टोर्स पर अपने बीमारी के सिम्टम्स बताते हैं और वहां से मेडिसिन ले लेते हैं। और अक्सर गली मोहल्लों में अताइयों के क्लिनिक्स भी खुले हुए होते हैं जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निस्बत कदरे सस्ते पैसे लेते हैं और लोग पैसे बचाने के लिए उनसे मेडिसिन लेने को ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन इलाज करवाते वक्त नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर्स और अताइयों से दवाई लेकर या जो सेल्फ मेडिकेशन हम करते हैं उनसे चंद रुपए बचाकर आपकी जिंदगी को खतरा भी हो सकता है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5 लाख अफराद गलत अद्वियात दिए जाने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं और ये वाकयात हस्पतालों में भी पेश आ सकते हैं। और रिसर्च के मुताबिक हस्पतालों में तकरीबन 18.3% मनफी वाकयात जो हैं वो अद्वियात के गलत इस्तेमाल की वजह से ही होते हैं और अस्पतालों में जो होने वाले तकरीबन 3% अमवात हैं वो भी इसी वजह से होती हैं। तो इलाज करवाते वक्त हमने किन बातों का ख्याल रखना है, दवाई गलत है या दुरुस्त है, इस बात का कैसे पता चल सकता है, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान जफर है, मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वाइट किया इस बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, जैसे मैं अभी स्टैटिस्टिक्स बता रही थी कि पाकिस्तान में हर साल 5 लाख अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो गलत इस्तेमाल करते हैं दवाइयाँ, या तो किसी अताई की तरफ से उन्हें प्रिस्क्राइब की जाती है वो दवाइयाँ या खुद हम जो सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं। इसकी वजह आपको ज्यादातर क्या लगती है कि हम एक तो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ खुद जाते जा रहे हैं और दूसरा अताइयों की तरफ बहुत ज्यादा हम लोग जा रहे हैं, इसकी वजह? देखें, ये जो रॉन्ग मेडिकेशन है ना, या जो दवाइयों का सही तरीके से तजवीज़ ना किया जाना, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है। ये इवन आप अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे भी 3 से 6% रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन होती है मेडिकेशन एरर से। ओके, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें तकरीबन 18.3% जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स, वो रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से होते हैं। ओके, अब ये एक प्रिवेंटेबल ये इशू है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें से इससे भी ज़्यादा जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि इन 18.3% जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उनमें से 3% जानलेवा होते हैं, ठीक है ना। तो ये अब इसकी अगर आपका देखा जाए कि इसकी क्या वजूहात हैं, क्योंकि हमें पहले वजूहात का पता होगा तो फिर हम देखेंगे कि हमने इसका सद्देबाब कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि रॉन्ग मेडिकेशन जो हो रही है ये किस सिनेरियो में है। इनफैक्ट ये 3 से 4 लेवल्स पे हो रही होती है। सही। नंबर 1 इन हॉस्पिटल, ऐसे लोग जो अस्पताल के अंदर दाखिल, नंबर 1। नंबर 2 OPDs, ऐसे लोग जो हॉस्पिटल के आउटडोर में आते हैं जिनको अपेरेंटली दाखिले की जरूरत नहीं होती है, जो वापस चले जाते हैं इलाज करवा के, तजवीज़ करा के, इमरजेंसी में जो आते हैं जी। एक होता है ना इमरजेंसी, और एक होता है इंडोर जो कि वार्ड्स होती है, दाखिल होते हैं। एक होता है जो आउटडोर में आते हैं, जी चेक कराया, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर एक TB का पेशेंट है, अब वो ठीक हो रहा है, अब वो फॉलो अप पे आया, उसको दाखिले की जरूरत नहीं है तो वो मेडिसिन लिखवाता है और वापस चला जाता है। ये एक वन ऑफ द फ्यू स्टेप्स हैं जहाँ पे गलत अद्वियात तजवीज़ की जाने का एहतमाल होता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे जनरल प्रैक्टिस, जिसमें कि पब्लिक आती है, जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास आती है, समटाइम्स स्पेशलिस्ट के पास आती है। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे रॉन्ग मेडिकेशन का होने का एहतमाल होता है। अब अगर आप हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में रॉन्ग मेडिकेशन का जो वजूहात हैं उसमें नंबर 1 इंस्टीट्यूशनल SOPs, कि हर इदारे ने, अब तो रेगुलेशन बहुत सख्त हो गई, ठीक है, हर इदारे ने अपने SOPs बनाए होते हैं और उसके लिए लाजमी होता है कि उसको फॉलो करें। और वो इदारे के SOPs होते हैं अंडर सुपरविजन। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इनको क्या क्या लियंस हैं और हल उसका क्या होता है, ठीक है। तो अगर किसी अस्पताल के अपने SOPs ना हो, जो कि अब नहीं है ऐसे, अब हर अस्पताल, एवरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन इज बाउंड टू फॉलो
वो SOPs जो कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने बनाए हुए हैं। ओके। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने 2010 में एक एक्ट पास हुआ था असम्बली की तरफ से, पंजाब असम्बली, और उसके तहत ये लाजमी करार दिया गया था, उसको कहते हैं MSDS, मिनिमम सर्विसेज डिलीवरी स्टैंडर्ड्स। उसके तहत उन्होंने पूरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी ट्रेनिंग की थी, उनके ऑफिशियल्स की, और उसके बाद उनको गाइडलाइंस दी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप ये इम्प्लीमेंट कराएं, और अपनी एक CQI कहते हैं, क्वालिटी कॉन्टिन्यूस क्वालिटी कमेटी होती है, ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम आके आपको चेक भी करेंगे कि आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। ये इस तरह होता है, जी मतलब बिल्कुल होता है, चेक किया जाता बिल्कुल है होता है, जी बिल्कुल होता है। अगर एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, अगर वो उन SOPs पे फॉलो नहीं करती तो उसका लाइसेंस खत्म भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में जितनी अवेयरनेस, जितनी लेजिस्लेशन आई है, मेरा ख्याल है कि वो अमेरिका और यूरोप में पिछले जो 20 सालों में आई है, तकरीबन हमारे में जल्दी आ गई। और आप देखिए कि अक्सर का तो आपको इस तरह की खबरें मिलती होंगी मीडिया में कि डॉक्टर की या हॉस्पिटल की या गलत इंजेक्शन की वजह से इस पेशेंट को, इसकी यहाँ सेहत ख़राब हो गई या खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई। अब ये इसके अगर आप देखें तो इसके जो रॉन्ग मेडिकेशन के जो नुकसानात हैं, जैसे भी आपने शुरू में बात की, वो क्या है? अब रॉन्ग मेडिकेशन के नुकसानात में डिपेंड करता है कि अगर एक पेशेंट दाखिल है, उसको गलत इंजेक्शन लगा है, तो उसको अल्लाह रहम करे उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आउटडोर में पेशेंट आया, ठीक है, अगर डॉक्टर्स ने उसको केयरफुली नहीं अटेंड किया, उसको ऑन नहीं किया, उसको सिर्फ टाइम मतलब उनको प्रॉपर नहीं दिया, तो उससे ही होता है, उसकी बात नहीं समझी, उसकी प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं देखा, तो उसकी उस वक्त की ज़रूरत की जो मेडिसिन बनती है ना, उनमें गलत होने का चांस होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में आपको पता है जिगर का सिकुड़ना बड़ी कॉमन बीमारी है। हेपेटाइटिस B, C पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, खास तौर पे हेपेटाइटिस C बहुत बड़ा चैलेंज है। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो उसके इफेक्ट्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक पेशेंट आया हेपेटाइटिस C का जिसके पेट में पानी है, डॉक्टर, अब हम बात क्या कर रहे हैं? रॉन्ग मेडिकेशन के नुकसानात की, ठीक है। अब एक पेशेंट आया जो कि बहुत कॉमन सिनेरियो, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, पेशेंट आया, उसको जी पेट में पानी है, पाँव पे सो जाए, ठीक है। अब उसको हम एक मेडिसिन देते हैं जिससे पेशाब ज़्यादा आता है, उसको डायूरेटिक्स कहते हैं, ओके। अब हमने पेशेंट को बता दिया कि भाई आपने ये दवाई खानी है। अगर हमने डिस्चार्ज स्लिप पे, OPD की स्लिप पे हमने उसको ये ना बताया कि भाई आपने ये दवाई मिसाल के तौर पर 15 दिन खानी, और आपने 15 दिन में 1 मरतबा या महीने में 2 मरतबा वजन कराना है, ठीक है ना, तो अगर वो ये काम नहीं करता और मिसाल के तौर पे पेशेंट किसी दूर दराज गांव से आया, तो उसका ये होगा कि वो दवाई खाता रहेगा। एक वक्त आएगा उसके पेट का पानी खत्म हो जाएगा, एक वक्त आएगा पाँव की सोर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमने उसको प्रॉपर गाइड नहीं किया कि भाई ये आपने दवाई 15 दिन या 1 महीने बाद आके अब हमें चेक करा लो या नज़दीकी डॉक्टर को, अब वो मरीज को अगर ये एडवाइस नहीं हुई, वो खाता रहेगा और एक वक्त आएगा कि उसको डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगी, एक वक्त आएगा कि वो गिर जाएगा, और ये हम देखते हैं फिर वो दवाई का जो है साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगा। इसी तरह TB की मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर हम एक पेशेंट को ये नहीं बताते कि भाई ये दवाई आपने, उसके 4 हिस्से होते हैं TB की दवाई के ना, शुरू में 4 हिस्से, 4 तरह की दवाइयाँ होती हैं जो कि एक ही टैबलेट में आ जाती हैं। अब बास का एक दवाई है, उसका नाम है पायरिजोनामाइड, वो हम TB के इलाज में पहले 3 माह देते हैं पाकिस्तान। अगर हमने उनको नहीं बताया कि आपने आके चेक कराना है, नहीं तो आपके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लिवर पे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमारे पास ये मैं कह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि हम पेशेंट को प्रॉपरली गाइड करें। ये एक वजह है कि मेडिसिन के नुकसानात से बचा जा। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं ये बात करूँगी, हमने भी बहुत सी ऐसे केसेस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, खासतौर पर OPD होती हैं, डॉक्टर्स ये शिकायत करते हैं कि एक तो डॉक्टर्स की तादाद बहुत कम है, दूसरे पेशेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं कि हम उनको सही तरह गाइडेंस नहीं दे सकते हैं, उनकी सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें मतलब 12 घंटे दिन के या 16 घंटे हमें वहाँ पे काम करना पड़ता है, दिन में 200-300 हमें चेकअप वहाँ पे करने पड़ते हैं, तो हमारा फिर स्टैमिना भी तो नहीं रहता। देखें, ये मैं तो भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतनी प्यारी बात की है। ये हकीकत है, आप जाएं और पता क्या है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, आप रात को 10 बजे जाएं, मैं कहता हूँ आप सर्विसेज में चले जाएं, आप म्यू में चले जाएं, आप जनाब में चले जाएं, LGH में चले जाएं, आप खुद फैसला करें। इतने मरीज होते हैं और डॉक्टर्स बेचारे इतने कम होते हैं, ठीक है ना।
और हमारा मसला हमारे साथ पेशेंट्स और मरीजों का हक है। ये मरीजों का, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मरीजों का नहीं, उनके अटेंडेंट्स का भी हक है कि हम उनसे प्यार से बात करें जी, ठीक है ना। और एक पेशेंट आता है उसको फौरी तौर पर, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे अभी भी याद है, मैं जिना हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं एक बेड पे 2 पेशेंट लेटे हुए थे। अच्छा। और मैं उसको अटेंड कर रहा था, रात का 12-1 बजा हुआ था। एक तीसरा पेशेंट आ गया। अब मेरे सारे डॉक्टर्स मेरे साथ जो थे ना, वो लगे हुए थे पेशेंट पे पेशेंट देख रहे। अब वो पेशेंट आया, मैं एक बेड पे 2 पेशेंट लेके मैं उनको देख रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो पेशेंट, उसको भी देखे जाने की जरूरत थी। अब मैंने कहा यार मैं 1 सेकंड आया, अब मैंने उसको जल्दी जल्दी वाइंड अप किया, उतनी देर में उसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। अब हमें, ठीक है गवर्नमेंट कर रही है, हमें अपने प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हमें अपनी फोकस करना चाहिए हेल्थ प्रायोरिटीज को। और इसके अलावा जो है ना, ताकि पेशेंट को वक्त पे इलाज मिले फौरी तौर पे, ठीक है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैन पावर, सहूलियात कम है, ये होनी चाहिए। उसकी वजह से फिर ये नेग्लिजेंस आ जाती है, एक नेग्लिजेंस आने का खतरा होता है। और दूसरी बात है कि अब इसमें आप देखिए कि अगर हम रॉन्ग मेडिकेशन में, अब अगर आप वजूहात की बात करें होती क्यों है, तो उसमें मैंने एक तो बताया कि आपको अगर वो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज ना हो, जब जो कि अब है, ठीक है ना। और अब उसका क्या करते हैं कि अब ये करते हैं कि हेल्थ केयर कमीशन ने बाउंड किया हुआ है कि जो मेडिकेशन सही प्रिस्क्राइब की जाए हॉस्पिटल के अंदर। उसका क्या स्टेप है कि नंबर 1 कि पेशेंट की जो डॉक्टर, पहली बात हो कि कौन तजवीज़ करेगा, ठीक है। नंबर 2 कौन उसको एडमिनिस्टर करेगा। नंबर 3 जो डॉक्टर लगा रहा है, जो भी उसके आगे डॉक्यूमेंटेशन के नाम लिखें, किस डॉक्टर ने लिखी, अपना एलिजिबल नाम लिखें, पढ़ा जाए, ये नहीं कि ओकुगी मार दी, ठीक है ना। पूरा नाम लिखें, एक बात। दूसरी बात टाइम लिखें, तीसरी बात डेट लिखें, ठीक है ना। और सही डोज लिखें, और पढ़ी जा सकती हो, डोज पढ़ी जा सकती हो। सो ये अच्छा स्टेप है। और उसकी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता कोई साइड इफेक्ट होता है, उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें, ठीक है ना, ताकि अस्पताल की इंतजामिया उसके खिलाफ एक्शन, उसके बारे में एक्शन ले। क्वालिटी ऑफ मेडिकेशन अच्छी हो। स्टाफ नर्स का काम है कि वो जो इंजेक्शन होते हैं ना, बाज इंजेक्शन होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग की हो, ठीक है ना। इमरजेंसी में जल्दी जरूरत पड़ती है तो उसके ऊपर लेबलिंग की हो। इसके अलावा डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन हो, ठीक है ना। और महीने में एक मरतबा कम से कम सारा स्टाफ मिलके उसके बारे में बात करे, डिस्कस करे। ये सारे वो अल्लाह के फजल करम से हम बड़ी खुशी से कहते हैं कि अब मतलब साइड इफेक्ट का खतरा पहले से कम हो चुका है, कि अब जो एसओपीज बन गए। लेकिन अगर अस्पताल से बाहर निकलें तो हम देखते हैं डॉक्टर साहब के मेडिकल स्टोर्स पे भी हम जाके बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ही हम उनको बताते हैं कि हमें ये हो रहा है, सर में दर्द है, बुखार है, तो हमें आप कोई दवाई दे दें, और वो अपने से ही दवाई प्रिस्क्राइब करके दे देते हैं। तो इस चीज़ पे भी तो रोकथाम करनी चाहिए। देखें, ये अगेन ये आपका इस प्लेटफॉर्म से बड़ा अच्छा पॉइंट है। हमारी यहाँ पे ना एक टेंडेंसी है पब्लिक में कि सेल्फ मेडिकेशन, एग्जैक्टली, पॉलीफार्मेसी। अभी मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि आपको पता है पाकिस्तान में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कम है, ठीक है। आप देखिए कि 70 to 80% से ज़्यादा इसकी डेफिशिएंसी हर बंदा वो ले रहा है, और बगैर कोई कभी टेस्ट भी नहीं कराया। अब मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आई, तो उसको बड़ी सख्त थकावट, कमजोरी और बड़ा बेचारी का बुरा हाल। तो मैंने कहा आप अपने ब्लड के टेस्ट ठीक थे, मैंने कहा आप अपना विटामिन D3 टेस्ट कराएं। अच्छा। अब जब मैंने विटामिन D3 टेस्ट कराया तो वो जो टॉक्सिक लेवल थे ना, उससे ज्यादा था वो। और वो भी एक वजह होती है कि विटामिन डी की अगर ओवरडोज हो जाए तो इंसान को उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो सेल्फ पॉलीफार्मेसी, सेल्फ मेडिकेशन, और अपने जो है ना, ये एक और वजह है कि मेडिकेशंस की जो एरर्स और सारा नुकसानात इसके इंसान पे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने आप को भी हम लोगों ने खुद ही ठीक करना है कि सेल्फ मेडिकेशन के बजाय हम जाके थोड़े से पैसे खर्च कर लें और डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ताकि हमारी जो सेहत है वो ज़्यादा ना बिगड़ जाए। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे, मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जाली अद्वियात के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए तालीमी मैदान के हवाले से, तो मैट्रिक एजुकेशन करियर की ना वो पहली डिग्री समझी जाती है जो आइंदा तालीमी मुस्तकबिल का तयन करती है।
और इसलिए वालिदैन और बच्चों की हमेशा ये कोशिश रही है कि मैट्रिक में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स लिए जाएं ताकि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके और अच्छे सब्जेक्ट्स हम लोग अडॉप्ट कर सकें। तो गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि लाहौर बोर्ड की जानिब से 9th क्लास के रिजल्ट का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक कामयाबी का जो तनासुब है वो इंतहाई मायूस कुन 43.27% रहा है और 2022 के इम्तिहानात में कुल जो तादाद थी वो 2,66,071 बताई जा रही है जितने स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था, और जिनमें से बेशतर की तादाद ये इम्तिहान पास ही नहीं कर पाई है। और इन रिजल्ट्स ने बच्चों की तरजीहात, उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल और पढ़ने की रूटीन के हवाले से कई सवालात को जन्म दिया है कि 9वीं जमात में 57% बच्चों का फेल होना ना सिर्फ तलबा, उनके वालिदैन बल्कि असातिज़ा के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। लाहौर बोर्ड के नताइज इस कदर मायूस कुन आने की वजूहात क्या है, अब तलबा और वालिदैन की जानिब से क्या क्या इकदाम किए जाने चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियां रज़ा रहमान साहब हैं, माहिर तालीम हैं। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। सर ये जो 9th का रिजल्ट आया, इससे पहले हमने मैट्रिक के रिजल्ट पे भी बात की थी, वो भी कुछ इतना अच्छा नहीं था। अब 9th का रिजल्ट आया, इसने तो और ज़्यादा हमें हैरानी में मुब्तला कर दिया है और जो वालिदैन हैं उनको तो परेशानी में मुब्तला कर दिया है और वो अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर कहाँ पर लैग कर रहे हैं हम लोग और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना बुरा रिजल्ट आ रहा है। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? देखिए जो 9th का रिजल्ट आया, मेरा तो ये ख्याल है कि ये कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स हैं। अच्छा। कोविड के पीरियड में जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए उसके नतायज ये, इनको उसका नतायज समझा जाना चाहिए। बच्चों को कोविड के पीरियड में छुट्टियों की आदत पड़ गई, स्कूल ना जाने के लिए एक मेंटली वो प्रिपेयर थे और उनका एक स्टेमिना, पढ़ने का स्टेमिना होता है, कोई भी काम करना हो ना उसमें एक हमारा माइंड सेट होता है, एक स्टेमिना होता है। हम 2 घंटे वॉक कर सकते हैं, हम 4 घंटे खेल सकते हैं, हम 6 घंटे पढ़ सकते हैं, एक स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है। वो जो 6 घंटे पढ़ने का स्टेमिना स्कूल में था वो भी कम हो गया और स्कूल से आने के बाद घर में जो पढ़ने का 2-3 घंटे का दुनिया था वो भी कम हो गया और हमारा जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट होकर मोबाइल पे चली गई बच्चों की। वो जो मोबाइल पे अटेंशन गई वो पॉजिटिव वे में जानी चाहिए थी कि हम उससे कुछ हासिल कर सकते। मोबाइल की डिवाइसेस तो हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि बच्चों की एजुकेशन को बड़ा रैपिडली फास्ट कर देंगे और बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी अपने बहुत सारे नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को और अपनी स्टडीज को ज्यादा पढ़ लेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल एक रिवर्स उल्टा इफेक्ट आना शुरू हो गया कि बच्चों ने इसको टिकटॉक में इस्तेमाल करना शुरू किया, गेम्स पे इस्तेमाल करना शुरू किया और जो ये सारा कर्स डेवलप हुआ ना, उसकी वजह से आज जो नतीजा है वो काफ़ी परेशान कौन है, वालिदैन के लिए भी परेशान कौन है। जैसे आपने पहले अपने इंट्रो में बताया कि ये टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, ये वो सर्टिफिकेट होता है, इसके बाद हम डिसाइड करते हैं हमने क्या बनना है, हमारा प्रोफेशन क्या होगा, सोच क्या होगी, कहाँ जाना है, हमारा विजन क्या है। जब आप यहाँ पे ही आप कह लीजिए कि क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे क्लीन बोल्ड हो गए ना जी, एक दफ़ा तो वो गिर गए, 43% रिजल्ट होना ये वाकई तशवीशनाक है। 56%, 57% बच्चों का फेल होना, लाहौर से 1,50,000 बच्चा फेल हो जाना, ये बहुत परेशान कुन बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ठीक ठाक किस्म का नोटिस लेना चाहिए अथॉरिटीज को भी, जो कंसर्न्स हैं वो भी, पेरेंट्स को भी कंसर्न होना चाहिए। देखें अगर फर्ज करें स्कूल ने नहीं पढ़ाया, फर्ज करें गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है, तो बच्चा 18 घंटे वालिदैन के पास है, उस 18 घंटे में उसको फोकस तो ठीक करें। ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा, लाहौर में तो मौजूद है ना जी, अर्बन एरिया है तो। लेकिन रज़ा साहब आपको क्या लगता है, मतलब 57% बच्चों का फेल हो जाना ये बहुत बड़ी रेशियो है, कोई 50-50 भी नहीं हम उसको कह सकते, 57% ऊपर चली गई है। इसकी ज्यादा जिम्मेदारी आप किसको देते हैं कि हम लोग इतना जो लैग कर रहे हैं? वालिदैन है, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बच्चों की खुद है नेग्लिजेंस? देखिए 3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज थी, अच्छा, उस पॉलिसीज का नतीजा ये निकला है। दूसरा, वालिदैन का बच्चों के ऊपर जो कंसंट्रेट करना है या बच्चों की मॉनिटरिंग करना है, उसको बच्चों को जो आज़ादी दे दी गई है, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बच्चे, बहुत सारी बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलिंग भी करते हैं और एकेडमी में भी पढ़ने जाते हैं। तो ये जो एक ब्लेंड है ना कि जी आप सुबह भी जाके पढ़ें स्कूल में या एकेडमी में और इवनिंग में भी एकेडमी में पढ़ें, बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम फिर अपना टाइम ज़ाया करता है, ना वो स्कूल का काम पूरा कर पाता है, ना वो एकेडमी का काम पूरा कर पाता है। तो ये 3 मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से रिजल्ट हमारा डिस्टर्ब हुआ है। हमें इन तीनों वजूहात का पूरा एनालिसिस करना चाहिए। फर्ज करें गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत थी,
गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को रिवाइव करना चाहिए। देखें, ये कोई मेरा जाती इंटरेस्ट नहीं है, ना ही किसी वजीर का, ना ही किसी डिपार्टमेंट का है, ये बच्चों का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट एट लार्ज है। इस पे तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी बुला लेना चाहिए, हमारे जो वजीर साहबान है, कि आपने जो डिसीजंस लिए थे बच्चों की फेवर में उसके नताइज बताइए। ये 43% रिजल्ट आया, क्यों 43% रिजल्ट आया? वालदैन ने तो अपना एक ट्रस्ट शो किया गवर्नमेंट के ऊपर कि ठीक है, आप कह रहे हैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, हम नहीं भेजेंगे। प्राइवेट स्कूल्स भी बंद रहे, बहुत सारे इदारे बंद रहे, और वो ये ट्रस्ट शो किया कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी इससे हमें इफेक्ट नहीं होगा, हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आज नुकसान हो गया है तो उनको अपनी क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए आके, क्यों नुकसान हुआ है। आप रिस्पॉन्सिबल थे, आप सरबराह हैं एक इदारे के, और आपके गलत डिसीजन की वजह से बच्चे सफर करें, बच्चे सफर करें, और वो भी 9 लाख बच्चा फेल हो जाए। देखें मुनीबा, ये पूरे पंजाब से 9 लाख बच्चा बनता है, 57% बच्चे फेल हैं पूरे पंजाब से, तो ये कोई छोटी तादाद नहीं बनती है। तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? आज वो बच्चा क्या सोच रहा है कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैंने पढ़ना छोड़ देना है, मुझे कोई और काम कर लेना चाहिए, मुझे मैकेनिकी कर लेनी चाहिए। उनके वालिदैन क्या सोच रहे हैं कि हम अपना पैसा ज़ाया कर रहे थे, हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो एक प्लानिंग करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, जो पब्लिक एट लार्ज के फायदे में जाती या उनके स्कोप में जाती, वो अपनी प्लानिंग में टोटली नाकाम हुए। इसके साथ साथ वालिदैन ने ये किया कि अपने बच्चों को ना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कर दिया, ज्यादा इंडिपेंडेंट कर दिया। देखें, जो हम एक पेरेंटिंग में एक टर्म यूज करते हैं हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग, जिसको हम डिस्करेज करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा 3 साल से लेके 13-14 साल तक का बच्चा है ना, उसको हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए, उसको आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि वो क्रिएटिविटी का टाइम होता है। उस वक्त बच्चे ने नई नई चीज़ें सोचनी होती हैं, उसको आज़ादी दें, वो तमाम चीज़ें देखे, अपने जहन से सोचे, और उसके बाद वो कुछ प्रोड्यूस करे। लेकिन 9th और 10th वो टाइम आ जाता है जब वालिदैन को हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें करनी चाहिए। टीचर भी करे, स्कूल भी करे, टीचर भी करे, और पेरेंट्स भी करें। और मॉनिटरिंग किस चीज़ में करनी है? आपने एकेडमिक्स की करनी है, आपने पढ़ा क्या है, कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, क्या रीजंस थी, समझ क्यों नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर, ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस वालिदैन को करने चाहिए थे। बहुत सारे वालिदैन ने अपने बच्चों का टाइम उनके लैपटॉप पे ज़ाया किया है, उनके मोबाइल्स पे ज़ाया किया है। मेरी नज़र में तो बहुत सारे ऐसे बच्चों की कंप्लेंट्स आई हैं कि मदर साथ बैठी हुई है, और बच्ची टिकटॉक बना रही है, और वो बड़े खुश होकर उसको पब्लिश कर रही है कि मैंने जी कितनी अच्छी टिकटॉक बनाई है, और मदर इज सिटिंग बिहाइंड हर। तो आप पेरेंट्स ने यहाँ सपोर्ट करना है कि यहाँ डिस्करेज करना है? पेरेंट्स ने तो आपको कहना है कि पढ़ें, ये पढ़ने का टाइम है आपका। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं इसी दुरानिये के अंदर, जहां वालिदैन उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये जो आप टिकटॉक कर रहे हैं ये बहुत ये ठीक है, उनका स्टडी पे फोकस है नहीं, और बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। अच्छा रज़ा साहब, जैसे आपने एक पॉइंट उठाया कि हम सुबह जैसे स्कूल जाते हैं और बच्चे बाद में अकेडमी भी जाते हैं, लेकिन वालिदैन का ज्यादातर फोकस ये होता है कि अच्छा चलो, अगर जो हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं स्कूल में, स्टडी उस तरह से नहीं, तो वो अकेडमी में हो जाएगी। तो इस वजह से आपको क्या लगता है, लैग कर रहे हैं हम लोग? देखिए, ये मेरा हाल है डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर आ जाती है। जो बच्चों को काम स्कूल करवा रहा है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है ना, अगर स्कूल एक काम करवाने का अहल है तो एकेडमी वो काम क्यों करवाए, और अगर एकेडमी भी वो काम करवाने की अहल है तो स्कूल में क्यों किया जाए, डबल साइड पे क्यों किया जाए? डबल साइड पे काम करने का क्या फायदा? नुकसानात है ना जी। आपके बच्चे का टाइम हर वक्त टीचर्स के साथ गुजरा, और उसमें टीचर ने अपना बताया, बच्चे से कुछ नहीं पूछा। या तो ये हो ना कि जो स्कूल में वो पढ़ के आया था, इवनिंग में आके उसकी आउटपुट दी हो, वो करके दिखाया हो, उसको परफॉर्म करके दिखाया हो, उसका प्रैक्टिकल किया हो, फिर तो उसकी आउटपुट निकलेगी। सुबह भी उसने वही लेक्चर लिया, इवनिंग में भी वही लेक्चर लिया, वालिदैन के पैसे भी ज्यादा लगे, बच्चे का टाइम बजाय इसके कि रिलैक्स मोड में गुजरता, वो पूरा का पूरा एक लर्निंग मोड के अंदर ही गुजरा। अच्छा, बच्चे ने जब एक लेक्चर ले लिया जाता है ना, फर्ज करें कि मैंने आपसे कुछ सीख लिया ना, तो अब मुझे ये टाइम चाहिए कि मैं अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करूं। सही, मुझे वो टाइम चाहिए, स्पेयर टाइम चाहिए, जिसमें कोई और मुझे डिस्टर्ब ना करे, मेरे सामने टॉपिक हो और मैं उसके ऊपर सोचूं कि ये मैडम ने बताया था, ये टीचर ने बताया था, इसको मैंने कैसे समझना है। जब मैं अपने दिमाग से उसको समझने की कोशिश करूंगा तो फिर ही वो मेरे दिमाग के अंदर उतरेगा, अदरवाइज तो मुझे रट्टा लगाना पड़ेगा ना, A to Z याद करना पड़ेगा। तो जो आसान तरीकाकार होता है कि आप लेक्चर लेके आएं, लेक्चर लेने के बाद उस टॉपिक को खुद समझने की कोशिश करें, और खुद समझ के हर बंदे का अपने आप को समझाने का एक तरीका होता है। एक बंदा होता है जो अपने आप को पढ़ने के बाद समझ जाता है, एक होता है जो खुद उसका कोई शॉर्टकट ढूंढता है, नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे मैं याद रखूंगा ना तो मुझे याद रहेगा, तो उसके कोई 3 पॉइंट्स वो बना लेता है। तो ये टाइम बच्चों को जब मिलेगा ही नहीं, और बच्चे सारा दिन एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, वालिदैन फी पे करते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर बच्चों से परफॉर्मेंस नहीं डिमांड की जा सकती। फिर बच्चे ये परफॉर्म नहीं करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनका विजन क्लियर हो, उनका फोकस बड़ा हो, फिर ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी। फिर तो एक रट्टू तोते जिन्हें कहा जाता है, जो हमारा एक
रोट लर्निंग है उसी के मुताबिक बच्चे प्रोड्यूस होंगे और वही बच्चे सामने आएंगे। लेकिन ऐसा मैं आप पूछना चाहूंगी, मैट्रिक का रिजल्ट भी हमारे सामने, अब 9th का रिजल्ट भी हमारे सामने, तो इस दफा क्या पेपर्स बड़े मुश्किल आए हैं जिसकी वजह से बच्चे उसको पास नहीं कर पाए हैं या कोई और भी वजह है? जी पेपर भी मुश्किल आए हैं, लेकिन इसके पीछे पेपर के मुश्किल होने की रीजन क्या होती है? जो हाँ। काम हमें आता नहीं ना वो हमें मुश्किल लगता है। अच्छा। बच्चों ने चूंकि तैयारी ठीक नहीं की थी, कंसंट्रेट नहीं किया था, शायद टीचर्स ने भी कंसंट्रेट नहीं कराया, तो बच्चों के नंबर, बच्चों को पेपर जो आया उन्हें वो मुश्किल लगा। अच्छा। इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारे बच्चों का यहाँ पे ये बन गया था कि इस्लामियात का और इंग्लिश का पेपर, उर्दू का पेपर नहीं होना, हमें सिर्फ साइंस के पेपर्स करने हैं। अच्छा। ये बच्चों ने अपना एक मेंटली बना लिया था कि इस दफा भी हमें बोर्ड राहत दे देगा, जैसे बोर्ड ने पिछले साल बच्चों को पेपर ही नहीं लिया और उनको वैसे ही प्रमोट कर दिया था। तो अगले जो पीछे इनसे पीछे बच्चे 8th क्लास में आ रहे थे, उन्होंने भी अपनी साइको सेट कर ली। अगर उनको ये रियायत मिल सकती है तो हमें भी मिल जाएगी, हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना, हमें नंबर मिल जाएंगे, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, हमें कोई करिकुलम हमारा काम हो जाएगा, हमारा स्मार्ट सिलेबस हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स इनमें आ गए। अब जब ये पॉइंट्स लेके बच्चा एक काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं लैक जरूर करेगा, उसके ज़हन में कहीं ना कहीं वो कुशन आ जाएगा, उसके ज़हन में आ जाएगा कि मुझे ये कंफर्ट लेवल मिल जाएगा, और उस कंफर्ट लेवल की वजह से बच्चों को ये धचका लगा है। ये बच्चों की गलती है, बच्चों ने इसको मिसअंडरस्टैंड किया है, ये बच्चों से मिस्टेक हुई है। आज इतनी बड़ी तादाद में बच्चे परेशान हैं कि हम पीछे चले गए। अब वो बच्चे मैट्रिक में कोशिश करने के बावजूद भी अच्छे नंबर नहीं ले सकते हैं, इतने कम नंबर आए हैं। देखें जो 43% रिजल्ट आया ना, वो तो मुझे, हम इसको ये कर रहे हैं कि 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें से 4,30,000 पास हो गए, 570 फेल हो गए। वो 430 जो पास हुए वो भी बड़ी मुश्किल से पास हुए। उसमें भी एक बहुत लंबी तादाद 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी बहुत मेहनत करने के बाद भी ऊपर नहीं आ सकते। वो 200 नंबर लेके पास हुए हैं, वो 225 नंबर लेके पास हुए हैं। अब उनका मेरिट कैसे बनेगा आगे? कैसे मेरिट सेट करेंगे? कैसे किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाएंगे? कैसे अपना कैरियर को आगे स्टार्ट करेंगे? या तो वो रिपीट करेंगे तो या फिर वो कोई अपनी लाइन चेंज करेंगे। जो उनके प्लान्स थे वो डिस्टर्ब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। मैं तो ये डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर की क्या रेशो आई और प्राइवेट सेक्टर की क्या रेशो आई रिजल्ट? देखिए 66% बच्चे प्राइवेट स्कूल के पास हुए। अच्छा। 34% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के पास हुए। तो ये परसेंटेज का बहुत बड़ा एक रेशो है, और अब इसकी रीजंस भी इसी से वे की जा सकती हैं कि प्राइवेट स्कूल में फिर भी फोकस किया जाता है, बच्चों को पूछा जाता है। अच्छा। एक टेस्ट लेने का सिस्टम होता है, एक FLP सिस्टम होता है, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, फिर एक वीकली टेस्ट लिए जाते हैं। ये जो चेक एंड बैलेंस और मॉनिटरिंग है ना, ये बच्चों को किसी तरफ कामयाबी की तरफ ले जाती है। अब जब गवर्नमेंट स्कूल है उनका कोई टेस्ट सिस्टम नहीं है, उनका टेस्ट सिस्टम है तो उसका रिवॉर्ड कोई नहीं है। प्राइवेट स्कूल को पेरेंट्स रोजाना मिल सकता है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती हैं और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चे की कारकर्दगी भी सामने आ जाती है। टीचर से शिकायत है तो वालिदैन इस्लाह कर देते हैं, और अगर बच्चे का कोई और प्रॉब्लम ऐसा है जो वालिदैन के एंड पे है, टीचर वो भी कन्वे कर देता है। तो जब ये तीनों मिलके किसी प्रोसेस को करते हैं तो किसी बेहतर जगह पे पहुंचने में कामयाबी हो जाती है। अब गवर्नमेंट स्कूल में ना आप टीचर को मिल सकते हैं, ना आप प्रिंसिपल को मिल सकते हैं, ना आप एजुकेशन डिपार्टमेंट कंप्लेन दे सकते हैं। आपका बच्चा हफ्ता नहीं भी जा रहा तो किसी को कोई गर्ज नहीं है। तो ये उसके फिर ये समरात निकलते हैं कि वो बच्चे पीछे से पीछे चले जाते हैं। जबकि वो बच्चे भी, मैं समझता हूँ इस मुल्क के बच्चे हैं, उनको भी पूरे रिसोर्सेज मिलने चाहिए, पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, उनको भी पूरा ये इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसमें जो एक ऑनलाइन एजुकेशन का एक मॉड हमने पीछे देखा, आपके प्रोग्राम में भी मैंने सुना, आपने एक प्रोग्राम किया उसमें आपने ऑनलाइन एजुकेशन को बड़ा प्रमोट किया, वो बड़ा अच्छा मॉड है। अब उस मॉड में अगर बच्चों को लेके आना है तो स्कूल्स को, वालिदैन को और टीचर्स को, तीनों को बच्चों को प्रिपेयर करना है कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करना शुरू कर दें, आप किसी सिस्टम के तहत, किसी भी सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन की क्लासेस लेना शुरू कर दें, तो आप ऑटोमेटिकली बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो हमें ये चाहिए कि हमें अपने जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रमोट करें, उसमें कोई टीचर की कंप्लेन नहीं रहेगी, क्योंकि अगर एक दफा लेक्चर नहीं समझ आया आप दोबारा ले लें, आप दोबारा लें। उसमें वालिदैन को कोई प्रॉब्लम है तो एक के बाद 10 अकेडमीज और मौजूद हैं जहाँ पे बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन आप जिसकी बात कर रहे हैं, हमने इस पे शो भी किया था और गवर्नमेंट की तरफ से ही, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, इंसाफ अकेडमी की बात कर रहे हैं। उसका नाम कायदा-ए-आज़म अकेडमी होना चाहिए, इंसाफ अकेडमी नहीं होना चाहिए। आई ऑब्जेक्ट। खैर एनीवेज उनका एक पार्टी सिस्टम है, लेकिन क्योंकि आज जो पार्टी हुक्मरान है, हो सकता है कल वो हुक्मरान ना हो, तो जो नई पार्टी आएगी वो उस प्रोजेक्ट को डंप कर देगी। तो यार अपना प्रोजेक्ट ले आएगी, तो फिर हम इसी में खेलते रहेंगे। क्या ये बच्चों के लिए ठीक है? क्या वालिदैन के लिए ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं ठीक है। बच्चे इससे सफर करेंगे, वो सिस्टम डंप हो जाएगा। हमें तो ये चाहिए कि इस सिस्टम से बेहतर सिस्टम लेके आए। बल्कि मैंने तो यहाँ पे ये भी प्रपोजल दिया था कि गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि ये तो वो सिस्टम है जहाँ बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, एक वो सिस्टम भी डेवलप किया जा सकता है कि जो बच्चा क्लास 9th ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए करेगा उसको पर मंथ 2000 रुपीज मिलेगा, और वो गवर्नमेंट ने भी नहीं देना, वो तो उस सिस्टम ने देना है जो जिस प्लेटफॉर्म पे
वो वीडियोस देखी जा रही हैं, उस सिस्टम ने बच्चे को पे करना है। हाँ। और अगर वो 2-2 हज़ार रुपये बच्चों को मिलना शुरू हो जाए, वो मोबाइल ले लेंगे, गैजेट्स ले लेंगे, और उनके पास एक फैसिलिटेशन आ जाएगी। देखें अर्बन एरियाज में तो रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पे ये रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। तो हमें जब भी सोचना है पूरे पंजाब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए सोचना है, तो हमें अपनी सोच को वसअत देनी चाहिए थी। मेरा हाल है जो सिस्टम था कि बच्चों को पे किया जाता कि बच्चे ने ये लेक्चर लिए हैं और बच्चे ने अगर 9th के लेक्चर एज अ रिवॉर्ड उसको मिल रही है, हाँ, हर महीने उसको 2000 रुपीज दिया जाता है या 1000 रुपीज, मेरा ख्याल है इजीली निकल आएगा, उसी सिस्टम में से निकल आएगा। वो बच्चों को मिलता तो बच्चे उसे इकट्ठा करके डिवाइस ले लेते, कोई और अपनी जरूरियात पूरी कर लेते, और जब आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा होता है तो फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन जज्बा भी आ जाता है, और ऑटोमेटिकली फिर ये रेशो जो रिजल्ट के ये इंप्रूव हो जानी थी, और लोगों का रुझान बच्चों का पढ़ाई की तरफ बढ़ भी ज्यादा हो जाना था, और सोशल मीडिया और बाकी जो चीजें होती हैं उनसे थोड़ा कम हो जाना था उनका। लेकिन अब आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को भी? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे, वो किस तरह इसको ठीक कर सकते हैं? दूसरा, वालिदैन को क्या करेंगे कि वो आगे आने वाला जो रिजल्ट है उसको बेहतर बनाएं और किस तरह बच्चों के ऊपर ध्यान दें? देखिए गवर्नमेंट से तो यही गुजारिश है कि स्कूल बार बार बंद करती रहेगी। फॉग आ गई है, जैसे अब स्मोक का सीजन आने वाला है और हमें खतरा लग गया है कि स्कूल बंद होने हैं। अच्छा। इन डिसीजन से गुरेज किया जाए, एक्सपर्ट्स को इसमें डाला जाए, कोई ऐसा डिसीजन किए जाए जो बच्चों की फेवर में हो, जो हमारे मुल्क की फेवर में हो। क्या ये 43% वाले बच्चे, ये रिजल्ट वाले बच्चे दुनिया के बच्चों से कम्पीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते ये बच्चे। एक तरफ हम कहते हैं जी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है और हम सारे इकट्ठे होने जा रहे हैं, हम जिससे मर्जी कांटेक्ट कर लें, हमारा बच्चा डिलीवर कर सकता है। हमारी तो ये इस तरह हमारे लिए एम्बेरसमेंट शुरू हो जाएगी कि अगर हमारा बच्चा इतना काबिल ही नहीं है जो डिलीवर कर सके, और उनके बच्चे इतने कैपेबल हैं जो हमारे बच्चों से हजारों गुना आगे हैं, तो ये टीचर्स के लिए भी एम्बेरसमेंट है, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। तो हमें गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने डिसीजंस को देखना चाहिए कि स्कूल कब बंद करने हैं और कब नहीं करने हैं। स्कूल तो वो अदारा होना चाहिए जो बिल्कुल आखिर पे जाके जब नागुज़ीर हालात हो जाए उस वक्त बंद किया जाए। स्कूल्स को खुला रखें। आपका स्कूल बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बच्चों को नुकसान हुआ है, वालिदैन को नुकसान हुआ है, और ये सारे मसाइल आज सामने हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की मॉनिटरिंग 9th और 10th क्लास में हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग का प्लान उनको अपनाना चाहिए कि हर चीज़ के ऊपर पूछना चाहिए, हर चीज़ के ऊपर आगाही उनकी होनी चाहिए, हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस और उसका रिजल्ट हमारे उनके सामने होना चाहिए। इसी तरह टीचर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखें ये जो कोविड का अरसा गुजरा ना, टीचर भी रिलैक्स मोड में चले गए। टीचर भी अब मैंने देखा इतना स्टेमिना नहीं है, 30 मिनट्स बाद वो भी चाहते हैं कि मैं कुछ ना करूं, अब बच्चे ने जो करना है वो कर ले, या हम गप लगा लें, या हम बातें कर लें, या हम किसी चीज़ को सोशल मीडिया को डिस्कस कर लें। हमें हमारे टीचर्स को भी अपने आप को रिवाइव करना चाहिए और बच्चों की इन लार्ज इंटरेस्ट, अपनी कोई भी आसानी है, कोई आप कह लें ज़रा फैसिलिटी है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें और बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है जी, बहुत अच्छी एडवाइस की है। एक तो आपने गवर्नमेंट को भी और दूसरा वालिदैन के हवाले से भी। हमारे साथ मियाँ रज़ा रहमान साहब मौजूद थे, माहिर तालीम हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जो 9th का रिज़ल्ट आया है जनाब, उसके हवाले से हमने बात की है कि किस तरह के ग्रेड्स आए हैं, और 57% जो बच्चे हैं वो इस दफ़ा के नताइज में फ़ेल हो चुके हैं, और उस पर हमने बात की है कि वालिदैन की क्या जिम्मेदारी बनती है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह इस निज़ाम को, जो तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर बना सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उस पर हमने बात की है। और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त करते हैं जनाब कि आपके अगर बच्चे हैं, और ख़ासतौर पर जैसे सर ने भी बोला है कि जो 9th 10th के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका बच्चा कौन से ट्रैक पर चल रहा है। अगर वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, अगर वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, ये कहकर कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ या मैं कोई लेक्चर ले रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लेक्चर ही ले रहा है या दूसरी ऐप से यूज़ कर रहा है, कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो इस हवाले से आप लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की खासतौर पर वालिदैन को ज़रूरत है। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं जो कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ जमहूरी निज़ाम में हुकूमत कायम होती है वहाँ अवामी मसाइल हल करने के लिए एक मजबूत बल्दियाती इदारा मौजूद होता है, लेकिन
अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी हुकूक की बात तो बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन यहाँ बल्दियाती इदारे कभी भी मजबूत नहीं पाए गए हैं, जिसकी बड़ी वजह मजबूत जमहूरी इक़दार का ना होना है। बुज़दार सरकार के दौरे हुकूमत में लोकल बॉडीज एक्ट 2021 का मुसव्वदा तैयार किया गया था और उस नए बल्दियाती निज़ाम में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस बनाई जानी थी, लेकिन विफाक और पंजाब के दरमियान जारी सर्द जंग की वजह से ये बिल मंजूर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत है, जबकि जो गवर्नर पंजाब हैं वो नून लीग के हैं। तो 14 सितंबर को पंजाब असम्बली से लोकल गवर्नमेंट जो बिल है वो 2021 कसरत राय से मंजूर हुआ, मगर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बल्दियाती एक्ट 2021 की मंजूरी पर दस्तखत नहीं किए, जिसके बायस बल्दियाती एक्ट 2021 मंजूर नहीं हो सका है। तो पंजाब हुकूमत और गवर्नर पंजाब क्यों आमने सामने आ चुके हैं? बल्दियाती एक्ट 2021 का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा? गवर्नर की जानिब से क्या क्या एतराज़ात लगाए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है इमरान अकबर है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, ये जो बल्दियाती एक्ट है और बल्दियाती इदारे, हमने देखा नून लीग में तो बड़े अच्छे थे, मुतहरिक थे, काम भी करते हुए नजर आते थे। जैसे ही बुज़दार हुकूमत आई उसमें भी हमने देखा कि कोई काम नहीं हुआ, बल्दियाती इदारों को बहाल नहीं किया गया। अब जो है बिल के हवाले से बड़ी ज़्यादा कशमकश का शिकार है। बिल कसरत राय से मंजूर हो गया लेकिन साइन नहीं किए जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? आप कहाँ तक सुनेंगे, हम कहाँ तक सुनाएंगे? मुझे थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, मगर आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये लंबी कहानी है। जी जी। लोकल बॉडीज जो होती है, मुकामी हुकूमतें, ये बुनियादी तौर पर शहरियों के हकूक़ के लिए बनाई जाती हैं। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल है 140A, उसके तहत जो है मौजूदा सूरत हाल ये होती है कि आपने फ़ंड्स की मुनसिफाना तकसीम करनी है। बिल्कुल, हाँ और फ़ंड्स की मुनसिफाना तकसीम के लिए निचले सतह तक जाना है, जिसके लिए यूनियन काउंसिल्स बनाई जाती हैं। आपकी जहाँ पे यूनियन काउंसिल होगी, आप अपने जॉब पर भी आ जाएंगे तो आप भाई को कहेंगे, किसी को भी कहेंगे तो वो यूनियन काउंसिल में आसानी से जा सकता है। अब यूनियन काउंसिल जो है वो अभी तक जो है वो आपकी एक किस्म की डिफंक्ट है, वहाँ पे फंड्स नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्थ डेथ सर्टिफिकेट बन रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएँ टाउन्स भी डिफंक्ट हैं। लाहौर के 9 टाउन्स हैं, वो इस वक्त बल्दियाती एक्ट के तहत 2019-2013 के तहत डिफंक्ट हैं। वहाँ पे अफसर तो बैठे हुए हैं मगर उनके पास इख्तियारात नहीं है। उसके बाद आ जाए आप कॉरपोरेशन में, जो आपकी बल्दिया उज़्मा लाहौर कहलाती है, पूरे पाकिस्तान में दूसरी बड़ी बल्दिया उज़्मा लाहौर है, जिसका 14 अरब का बजट होता है, जिसमें 4 अरब लाहौर के लिए होता है, मगर हमें पूरे लाहौर में 4 अरब लगता दिखाई नहीं देता। 274 यूनियन काउंसिल में मुनसिफाना तकसीम नहीं होती 4 अरब को। कहीं पे एक यूनियन काउंसिल को आप 1.5 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपये भी दें तो छोटी मोटी गलियां बन जाती हैं। अच्छा, टूटी फूटी सड़कें सेट हो जाती हैं, पैच वर्क लग जाती हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग जाती हैं। मगर मौजूदा सूरत हाल ये है कि आपने जैसा कि बताया कि बुज़दार हुकूमत में 2021 का जो आर्डीनेंस था वो उसको अब तक जो है ब्रेक लगी हुई है जी। उसके ब्रेक लगने की वजह है कि 2021 का आर्डीनेंस पास हो गया था, ठीक है, बुज़दार हुकूमत में। उसके बाद आपके पता ही है कि मई के महीने में क्या हुआ। मई के महीने में नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, इन्होंने उस एक्ट को ख़त्म कर दिया आते साल ही, और 2022 का एक्ट जो है फौरी तौर पे मंजूर कर लिया। ओके। और 2022 का एक्ट मंजूर करके 2013 और 2019 का एक्ट लागू कर दिया, जो कि अभी भी चल रहा है, ठीक है, जिसमें अभी तक पावर्स नहीं है। अच्छा। अफसरान बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ 2017 से 2022 तक, अभी तक लाहौर चैनल जब ऑन हुआ था उससे लेकर अब तक मैंने अपने लाहौर में वैसा काम होते हुए नहीं देखा जैसा कि मैंने 2002 से लेकर 2009 और 2009 से लेकर 2016 तक देखा। यानी कि वैसे नहीं मैंने देखा कि कोई बड़ी सड़क बन रही है और नज़र आ रहा है कि ये एक खूबसूरत सड़क बन रही है, कुछ भी नहीं देखा हमने। अच्छा, वो हुआ ये कि ये मुकामी हुकूमतों को हमेशा सलब क्यों किया जाता है? क्योंकि असम्बली में आवाज़ उठाने वाले चाहते हैं कि जो है मुकामी हुकूमतें सामने ना नजर आए, इनकी आवाज़ जो है वो बैठी रहे। अब बहुत तकदो के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2015 में इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन हो गया, बल्दियाती नुमाइंदे आ गए। अब बल्दियाती नुमाइंदे आए तो उनके पास इख्तियारात ही नहीं थे, हम दिखाते रहे, एहतजाज करते रहे। 2013 का एक्ट जो था वो उसमें उनको इख्तियारात ही नहीं दिए गए बल्दियाती नुमाइंदे। उन्होंने कोई भी काम करना है वो मेयर से पूछ कर करना है। डिप्टी मेयर के पास इख्तियारात नहीं थे, वो कोई भी फंड लेते थे तो मेयर के पास आते थे, वहाँ पे बैठे रहते, यानी कि टाइम बाहर हो रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था। अभी जो 2021 का एक्ट है इसमें बहुत सारे इख्तियारात हैं आपके, जो
तकरीबन 14, 15, 16 महकमे हैं वो इसके अंडर आ जाते हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एक अच्छा एक्ट बनाया गया जिसको पास किया गया। मुझे तो एक समझ नहीं लगती, जब एक बंदा एक्ट बना देता है तो दूसरी गवर्नमेंट आके उसको क्यों ख़त्म कर देती है। अगर ये बना गए थे अगर ये बना गए थे तो उसको 2022 की शेप देकर उसमें ही तमाम चीज़ें डालकर सिर्फ और सिर्फ टाउन्स बनाए गए। जो आपके 9 टाउन्स है लाहौर में, इनको टाउन्स को अमली जमा पहनाया गया। जो अब आई है दोबारा से ये गवर्नमेंट आई है तहरीक-ए-इंसाफ की, इन्होंने टाउन खत्म कर दिए हैं। अब यूनियन काउंसिल शुक्र है रहने दी है, नहीं तो नेबरहुड काउंसिल का कॉन्सेप्ट रख रहे थे। अब नेबरहुड काउंसिल के कॉन्सेप्ट के साथ ये होना था कि किसी को पता लगना था, किसी को पता लगते लगते 7 साल गुजर जाने थे। क्योंकि यूनियन काउंसिल जब आई थी तो इसका भी 3-4 साल बाद जाके लोगों को पता लगा था इसका फायदा क्या है यूनियन काउंसिल का। जब मुशर्रफ दौर था 2002 से 2003-4 में जाकर 5 में जाकर लोगों को समझ लगी थी कि इस एक्ट का फायदा क्या हुआ है लोगों को। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये अब ना 2009 के बाद एक्ट जो जब भी कोई बनता है इसमें इतने ज़्यादा फ्लॉज आ जाते हैं, इतने ज़्यादा गैप्स आ जाते हैं कि ये पूरे नहीं हो पा रहे अभी तक। अभी ये सूरत हाल ये है कि आपका एक्ट जो है, आपका बिल जो है मंजूर हो जाता है 14 सितंबर को दोबारा से 2021 का, ठीक है, जिसको ये बाद में नाम देंगे 2022 का, क्योंकि 2022 चल रहा है तो वो मंजूर हो जाता है कसरत राय से, जिसमें नो लीग वाले एहतजाज करके बाहर निकल आते हैं असम्बली से। मगर चूंकि कसरत राय इनके पास है लोगों की, तो इन्होंने मंजूर कर लिया 14 सितंबर को। उसके बाद कानून ये कहता है कि अगले 10 रोज़ में जो है गवर्नर पंजाब ने हर सूरत इसको इस पर दस्तखत करने हैं, या इस पर कोई इतराज़ लगाएं, या इसको वापस भेजें, जो भी है 10 रोज़ में करना होता है। तो उसके बाद हुआ ये कि 14 के बाद आपको पता है कि डेट जो है वो 10 रोज़ गुजर चुके हैं। अब हमें ज़राए ने यही बताया कि उन्होंने इस पर इतराज़ लगा दिया कि लोकल गवर्नमेंट्स की तादाद कम है। इसमें इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स की तादाद जो है वो 40 रखी है, कोई इसके साथ साथ यूनियन काउंसिल जो है वो 500 से ज़्यादा इस तरह से कोई करके किया है। तो मगर उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट्स की तादाद कम है, कोई भी इतराज़ लगाकर उन्होंने। इमरान, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमें सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून है ख्वाजा अहमद हसान साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। सर बताइएगा, ये जो लोकल बॉडीज एक्ट 2021 है कसरत राय से मंजूर हो चुका है पंजाब असम्बली से, लेकिन गवर्नर पंजाब जो हैं वो साइन नहीं करे, दस्तखत नहीं कर रहे। एक सर्द जंग चल रही है पंजाब के इस लोकल बॉडी एक्ट के हवाले से, तो बताइएगा क्या वजह है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये ज़हमत दी कि मैं और मौका फराहम किया कि आई कैन आपकी वसादत से सबसे बात हो जाएगी। देखिए, ये बात ये इतनी नहीं है कि जस्ट के गवर्नर नहीं उस पर साइन नहीं कर रहे जी। बात तो ये है कि उसको एवेल्युएट करके देखना होगा कि उस पर क्या इश्यूज हैं। क्या देखिए, गवर्नर ने तो सिर्फ ये कहा है कि इसमें आप इसको चेक कर लीजिए, इनमें जो चीजें सही नहीं हैं उनको आप प्रॉपर कर लें, और ही नेवर सेड दिस कि आई विल नॉट साइन इट। उन्होंने ये कहा है कि इसमें ये अमेंडमेंट्स करके इसको जरा बेहतर करके फिर आप वापस भेज दीजिए, एंड वो तो फिर साइन हो जाएंगे इंशाल्लाह। किस चीज की बेहतरी के लिए सर अमेंडमेंट्स क्या कही जा रही हैं, क्या इतराज़ात लगे? उन्होंने ये कहा ना कि लोकल बॉडीज के अंदर जो जो आप समझते हैं, जो देखिए 2-3 चीजें बड़ी मेजर इन्होंने चेंज की हैं जी। जो पहले बिल था पेश हुआ उसमें एज यू नो ओरिजिनली आया था कि जी जो मेयर है वो पूरे शहर से वोट लेगा, और फिर उसे हमने चेंज करके सिलेक्टेड उस पर ले आए थे वापस फ्रॉम द हाउस। ये हाउस जो है वो मेयर को इलेक्ट करेगा, इन्होंने फिर वो शहर में डाल दिया। देखिए, इसमें हम ये समझते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा, एक तो खर्चा ज्यादा है, आम आदमी जो है वो तो कंटेस्ट कर ही नहीं सकता फिर लोकल बॉडीज के ऐसे इलेक्शंस के अंदर। तो फिर वही बड़े जो आपके ऐसे लोग हैं जो हु आर रियली लोडेड विद मनी, वो होंगे जो आके कंटेस्ट करने के काबिल होंगे, या इस पे जो इसकी वो बर्दाश्त कर सकेंगे इस खर्चे को। तो हमारे वो मामला तो उस तरह बेहतर नहीं हुए, हमारी पार्टी उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है जिस तरह बाहर अगर जहाँ पे जो ये सिस्टम है, और वहाँ पे पार्टीज आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वो लोगों की उतने पर्सनल उतना एक्सपेंडिचर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारे तो लोग जो भी आएंगे बेचारे लड़ेंगे, उनको जाती खर्चा, ये दिस इज वन एस्पेक्ट।
और भी इसमें लेकिन सर जब नून लीग की हुकूमत आई थी, हमने देखा कि फौरन से आने से पहले ही उन लोगों ने, आप लोगों ने खास तौर पर इस एक्ट को मंजूर कर लिया था, जिसको लोकल बॉडी एक्ट 2022 कहा गया था। तो अब उनमें कोई अमेंडमेंट्स की गई हैं पीटीआई की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, इसलिए नहीं किया जा रहा? नहीं, मैंने वही अर्ज किया ना, उसमें जो 22 का किया गया था उसमें वो चीजें अमेंड की गई थी जो हम समझते थे एक्स्ट्रा वेगेंट हैं, या जो शायद लोकल बॉडीज के लिए हमारे जो एट दैट लेवल प्रो पब्लिक नहीं है, पब्लिक को उनकी बेहतरी के लिए नहीं है। तो वी डिड अमेंड दोस थिंग्स। वो इन्होंने फिर अनडू कर दी, फिर उन्हें वापस करके तो फिर इन्होंने अपना उसको नया उस पुराने फॉर्मेट पे ले गए। तो हमने सिर्फ ये जो मेरे ख्याल में गवर्नर साहब की तरफ से जो आया वो यही आया कि इसको एक दफा फिर से रीथिंक कर दीजिए और इसको देख के कोशिश कीजिए इसमें जो बेहतरी आ सकती है उसे बेहतर करके फिर वापस पेश करें। तो गवर्नर नेवर सेड कि आई विल नॉट डू इट। उन्होंने यही कहा है कि आप इसके देखें, इसे और बेहतर कर लें जो प्रो पब्लिक हो। लोकल गवर्नमेंट का आप ला रहे हैं तो इसे अगर प्रो पब्लिक नहीं होगा तो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट लोकल गवर्नमेंट लॉ, अगर उसे पब्लिक को उसे फायदा ही नहीं पहुंचेगा। हसन साहब, इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान जी। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि आप आज का थोड़ी देख रहे हैं लोकल बॉडीज़ को, 1998 से आप देख रहे हैं इसको, खुद भी आप मेयर लाहौर रह चुके हैं और आपको लाहौर का हर शहरी जानता है। क्या फ़र्क पड़ता है ख्वाजा साहब? आने दें मुकामी हुकूमतों को, थोड़ा सा ज़िंदा होने दें, इलेक्शन होने दें। जितना डिले करेंगे इलेक्शन नहीं होंगे, लोगों की जो मसाइल हैं रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। चलें डॉलर महंगा हो गया कोई मसला नहीं है, इन्फ्लेशन रेट इसलिए ज़्यादा हो गया है कि ग्राम फरोशी ज़्यादा हो रही है। गली मोहल्ले में जब कौंसलर आ जाते हैं तो ये ग्राम फरोशी नहीं होने देते, क्योंकि हर शहरी को पता होता है कि हमने एक कौंसलर को वोट दिया है, उसके घर जाकर शिकायत करते हैं, मजिस्ट्रेट से नहीं संभाला जा रहा लाहौर। अब ये जब तक मुकामी हुकूमतें नहीं आएंगी, ये जब तक इमरान जी, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बिल्कुल आपकी बात 110% मैं एग्री करता हूँ इससे। एंड आपको ये भी इल्म है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। हर लेवल पे, हर जगह पे हमने ये आवाज उठाई है और हमारी पार्टी के अंदर इसकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है कि लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत होना चाहिए और फिल फॉर जितनी जल्दी हो सके लोकल गवर्नमेंट्स को एस्टेब्लिश होना चाहिए। आप देखिए जो भी हमने इसमें अमेंडमेंट्स भी की और फौरन जो 2022 का जो लॉ लेके आए थे वो इसीलिए था कि इसमें जो अमेंडमेंट्स होने वाली करवा के तो इसको हम अमली तौर पर अमली जामा पहनाया जाए और इसे लोकल गवर्नमेंट्स को एस्टेब्लिश किया जाए। दैट वाज द रीजन। वही सारा, और हम चाहते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट्स जो एस्टेब्लिश होनी चाहिए। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये आपके कई ऐसे मामलात हैं जो ग्रास रूट लेवल पे एक काउंसलर बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। वो आपके आईज एंड एयर्स होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन के भी, और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी होती है उन तक। वो आराम से वहां जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपने मसले उनको बता सकते हैं। तो ये तो बेहतर गवर्नेंस के लिए और लोगों की अफादियत के लिए लोकल गवर्नमेंट से बेहतर कोई चीज नहीं है। सो आई थिंक वी आर ऑलवेज फॉर दिस। हमारी पार्टी भी इसको मजबूती से इसको सपोर्ट करती है और आज भी कर रही है। ये बिल्कुल हमारा ये कोशिश नहीं है कि हम इसको डिले करें। बिल्कुल ऐसे ही सर, हम लोग भी ये चाहते हैं जो डेडलॉक है इसको बरकरार ना रखा जाए और अवाम की फलाह बहबूद के हवाले से खास तौर पर सोचा जाए। ख्वाजा अहमद हसन साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, सलमान आबिद साहब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर लोकल बॉडीज के हवाले से आप बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। मुझे बताइएगा ये जो मसला चल रहा है, सर्द जंग चल रही है गवर्नर पंजाब और पंजाब हुकूमत के दरमियान लोकल बॉडीज एक्ट 2021 को लेकर, आपको क्या लगता है कब तक ये जो गवर्नर पंजाब है इस मामले को लटका सकते हैं या इस तरह रोक के रख सकते हैं? देखिए बुनियादी तौर पे तो अभी गवर्नर साहब ने क्योंकि दोबारा भिजवा दिया है पंजाब हुकूमत के पास या असम्बली के पास, और दोबारा यही असम्बली जो है इसको एज इट इज अप्रूव करके दोबारा गवर्नर को भिजवा देगी और फिर गवर्नर एक खास मुद्दत के बाद इसको नाफिज करने के पाबंद हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। असल मसला सिर्फ जिससे हमें बहस करनी चाहिए वो ये है कि अभी जैसे ख्वाजा हसन साहब कह रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई भी सूबाई हुकूमत हो, किसी भी जमात की हुकूमत हो,
सबकी तरजीहात में लोकल गवर्नमेंट जो है वो कभी भी नहीं रहा। बिल्कुल। आप देखिए चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो वहां पर भी ये लोकल गवर्नमेंट का निजाम जो है शटल कॉक बना रहा और कई कई बरसों तक तो इंतखाबात ही नहीं होते रहे। और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2018 में इंतखाब जीत के आई थी उसका तो बुनियादी मोटिव जो वो यही था कि वो लोकल गवर्नमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने भी अपने दौर में अभी तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ही नहीं करवाए। और दूसरी बात यह कि जो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के लॉज बन रहे हैं, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो लॉ है 2021 का, इसको भी अगर आप जायजा लें तो इसमें भी बहुत से गैप्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 140A की नफी करते हैं और हम ज्यादातर इख्तियारात जो हैं वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को देने की बजाय ब्यूरोक्रेसी को दे देते हैं। और एक जो सबसे बड़ा बदकिस्मती जो हमें इस सिस्टम में भी नजर आ रही है कि पहले से मौजूद जो निज़ाम है या जो इदारे हैं उनके मुकाबले में एक मुतबादल निज़ाम बना देते हैं। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने 57 अथॉरिटियां बनाई थी जो लोकल गवर्नमेंट के मुनाफी थी। इसी तरीके से इस निज़ाम में भी जो नया एक्ट आ रहा है इसमें भी अथॉरिटियों का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है और कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को इनको ज्यादा इख्तियारात दिए गए। तो बुनियादी सवाल ये उठाना चाहिए कि जो निज़ाम आप ला रहे हैं वो किस हद तक अवामी तवक्कुआत के मुताबिक है, जो कि नहीं है। इस पे बहुत सी अमेंडमेंट होनी चाहिए, बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। मिसाल के तौर पे जो PTI की गवर्नमेंट है वो पहली दफा पंजाब में बराह रास्त मेयर के इंतखाबात कराने जा रही है और ये तजर्बा KPK में हुआ है, मैं इसकी हमायत करता हूँ, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन निज़ाम को तक़वियत देना, निज़ाम को ताकत देना, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, उसमें अभी बहुत से खला है। और उसकी वजह यह है कि हमारी सूबाई हुकूमतें जो हैं अगर से कहती जरूर है कि हम लोकल गवर्नमेंट के बड़े हामी हैं, चैंपियन हैं, लेकिन अमली तौर पे वो डिस्ट्रिक्ट से सूबे से जिलों को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। और ये सोच जो है वो 18वीं तरमीम की नफी भी करती है। जैसे मरकज ने अपने इख्तियारात सूबों को दिए थे, इसी तरीके से सूबों को अपने इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट को देने होंगे, तभी तो ये निजाम चलेगा और लोगों के रोजमर्रा के जो मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम के हवाले से हमें सोचना चाहिए। सलमान साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इमरान आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, आपका तज्जिया क्या कहता है, कब तक ये सर्द जंग खत्म हो सकती है और जो इतराजात गवर्नर साहब की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो वैलिड हैं क्या? देखिए मुनीबा, ये उनका भी हक है, इस्तकाक है ना कि चले मंजूर हो जाएगा। सलमान अभी साहब ये बता रहे थे, मकसद ये कहने का कि कब इसको जो है बल्दियाती मुकामी हुकूमतों को जो है वो सामने लाया जाएगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी हुकूमत आए कि वो मुकामी हुकूमतों को आगे लाकर काम करवाए, जैसा कि 2001 से 2009 तक हुआ और वाकई मुकामी हुकूमतों ने काम करके दिखाया। अब ऐसी ब्रेक लगाई गई है कि अभी तक मुकामी हुकूमतों को मैं कहता हूँ किसी सूरत में भी आगे नहीं लाया जाता। अभी मुकामी हुकूमतें 2017 से 2019 तक रहे हैं, कम से कम 27 महीने। दोबारा से उन्होंने कोशिश की, 2 माह के लिए आ गए इसी साल के शुरू में। अब उन्होंने जिस तरह से भी कोशिश की मगर उनके पास फंड्स ही नहीं थे, उनके पास इख्तियारात ही नहीं थे। वो 2 महीने बस उन्होंने ये कहा कि हमने एक दफ़ा अपना तारीख में नाम रोशन कर दिया है, नाम लिख दिया कि हम दोबारा आए थे। किसने देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ? लोगों को वो चीज़ें जो हैं, शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका। 140A सेक्शन कहता है कि जो फंड्स हैं, जो आपका सूबाई मालियाती वार्ड है, जो आपकी कॉरपोरेशन जो फंड्स लगाती है, किसी भी सूरत में फंड्स इकट्ठे करती है, उसकी मुनसिफाना तकसीम की जाए। अब आपके शहर लाहौर में मैंने आपको पहले बताया कि 14 अरब इनको मिलता है, कोई इनको तकरीबन 1 अरब 92 करोड़ रुपया जो है सूबाई मालियाती वार्ड के जरिए आता है। अब इसकी मुनसिफाना तकसीम ये है कि आपने जो PTI के 9 MPs और 3 MNAs हैं उनको फंड्स देने हैं या पूरे लाहौर को फंड्स देने हैं? अब मैं इनका नाम नहीं लूंगा मगर मकसद ये कहने का कि पूरे लाहौर को 274 यूनियन काउंसिल में, अच्छा इसका मतलब ही यही है कि आपने फंड्स जो हैं वो 1.5 करोड़, अच्छा आपका 2 अरब बजट है ना, 2 अरब बजट को आपने मुनसिफाना तरीके से बांट दें और वहाँ पे लोगों के मसाइल दूर करें। अब डेंगू आपके सामने है, आपके सामने रोज लाहौर में कोई ना कोई नई चीज आई होती है। कभी आटा महंगा हो जाता है, कभी सब्जियां महंगी, ये तमाम चीजें मुकामी हुकूमतें हैंडल करती हैं। और कितने ज्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आंख और कान होती हैं सुपरविजन की, यानी कि आपके मेयर की, आपके कमिश्नर की। अब तमाम इख्तियारात जब आप ब्यूरोक्रेसी को दे देते हैं तो ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे जाएगी? वो उनके पास रिपोर्ट्स कहाँ से आएगी? क्योंकि जो मोहल्लेदार काउंसलर अपने शहरियों की आवाज उठा सकता है, वहाँ का बैठा हुआ यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी कभी भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसके पास वो इख्तियार ही नहीं होगा, उसको काम करना पड़ेगा। सलमान साहब की भी लास्ट कमेंट ले लेते हैं। सलमान साहब, ये जिस तरह इमरान भी बात करते हैं कि
मुनसिफाना तकसीम नहीं हो पाती है फंड्स की, इसकी वजह से भी आपको लगता है कि एक बैरियर क्रिएट किया जा रहा है? जब तक आप बुनियादी तौर पे लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के हवाले से एक बुनियादी असूल तय नहीं करेंगे कि सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें या कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के निज़ाम का काम तरक्याती फंड का असूल नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ कानून साजी कर सकते हैं और कानून की निगरानी कर सकते हैं, लेकिन जो असल लोकल डेवलपमेंट के काम है वो लोकल गवर्नमेंट करेगी। अब इसमें क्लैश ये होता है कि जी एमएनए भी सड़कें बनाना चाहते हैं, एमपीए भी सड़कें बनाना चाहते हैं, लोकल गवर्नमेंट वाले भी सड़कें बनाना चाहते हैं, तो इसलिए इनके दरमियान फंड की जो लड़ाई है वो होती है, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट काम नहीं करती। तो जब तक हम ये अमेंडमेंट नहीं करेंगे, कानून नहीं बनाएंगे कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का काम जो है वो तरक्याती काम नहीं है, तो सिर्फ कानून साजी तक महदूद रखें और तरक्याती काम जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, तभी ये निजाम मजबूत हो सकेगा। ठीक है जी। सलमान आबिद साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद थे। इमरान, आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब, लोकल बॉडी एक्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इससे क्या क्या फ़ायदा होता है आवाम को। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज वो किस दिलचस्प किताब से हमारा तारुफ कराने जा रहे हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा। अगर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना जैसी अजीम फलाही मुमलिकत बनाना है और इस्लाम के सुनहरी उसूल को अपनाकर अकरबा परवरी, रिश्वत, सिफारिश, लूट खसूट और जुल्म सितम के बजाय अदलो इंसाफ, मुसावात, अखुवत, भाईचारे, मेरिट और फलाह बहबूद के निज़ाम को फ़रोग़ देना है तो अफसरशाही को जमहूर के ताबे करना वक्त की अहम ज़रूरत है। एक तो इस इक़्तिबास से आपको ये महसूस होगा कि ये पिछले दौर हुकूमत में था, ये तब लिखा गया था मजमून या कॉलम। इससे आगे चलते हैं। इस ज़िम्न में इंतज़ामिया और अवाम की खिदमत पर मामूर तमाम इदारे और उनके सरबराहान अपने आप को सही मानों में अवाम का जवाबदेह बनाएं। अपने दफातर के दरवाजे साइलिन के लिए खुले रखें और हफ्ते में एक मरतबा कम अज़ कम अपने इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद यकीनी बनाएं तो अवाम का खोया हुआ एतमाद हासिल किया जा सकता है। जब IG और सेक्रेटरी से लेकर RPO, कमिश्नर, DCP, DPO और तहसील की सतह पर DSP और असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने इलाकों की जामिया मस्जिद में आवाम से खुद मुखातिब होंगे और उन्हें हुकूमत की तरजीहात और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स, फलाह बहबूद के मनसूबों और चलाई जाने वाली दीगर स्कीमों से रोशनास कराएंगे और मीडिया, अंजुमन, ताजरान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर अवामी नुमाइंदगान की मौजूदगी में खुली कचहरी का इनेकाद करेंगे। अवाम की शिकायत और मसाइल और मुश्किलात को तवज्जो से सुनेंगे। ये आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि ये तजावीज़ एक अच्छे शफीक बुज़ुर्ग जिसका कि अपना तजुर्बा है ये वो दे रहा है कि इस मुआशरे को एक जन्नत नज़ीर बनाना है अगर तो मस्जिद को मरकज़ी मकाम देना होगा और वहाँ पे चूँकि इज्तिमा होता है हर जुमे, वहाँ मुसलमान इकट्ठे होते हैं, तो ये जितने अफसरान कराम हैं वहाँ पे जाएं और जाके अपना मतमा नज़र पेश करें और अपने बाकी मातहत अफसरान को भी लेके जाएं। इससे ये पता चलता है कि ये किसी अफसर की लिखी हुई किताब है। अंदाज़े तहरीर से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये बड़ी ही दिलनशीन, आसान, रवां, सलीस और ख़ूबसूरत, जो दिलकश कहना चाहिए वो तहरीर है। और ये तहरीर किन की है? असद ताहिर जप्पा साहब की। और किताब का नाम है देहाती बाबू। ये CSP ऑफिसर हैं। देहात इनके अंदर से नहीं निकला और इन्होंने निकालना भी नहीं चाहा। और यूँ लगता है कि जैसे इस किताब में जिक्र है एक बाबा जी का कि जिनसे ये कस्बे फैज़ करते रहे हैं, लगता ये है कि अब ये ख़ुद बाबा जी हैं। और गाँव में एक दारा होता है ना, जिसको चौराहा कह लें, या वो बोहड़ के नीचे जो बरगद के बूढ़े दरख्त के नीचे बुज़ुर्ग बैठते हैं और सारा गांव जो मर्द हजरात हैं उनके गिर्द बैठते हैं और ये किस्सा सुनाते हैं और किस्से दास्तान गोई करते हैं और उस दास्तान गोई करते हुए, किस्सा सुनाते हुए अक्ल की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा ये किताब पढ़ते हुए कि मैं भी गाँव के उस दायरे पे हूँ और सामने असद ताहिर जप्पा साहब बैठे हैं बुज़ुर्ग की शक्ल में, और वो एक के बाद एक किस्सा कहानी सुनाते चले जाते हैं और हमें इंस्पायर करते चले जाते हैं, हमें मोटिवेट करते चले जाते हैं। और पंदो निसाए का वो सिलसिला जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने में बुनियादी किरदार अदा करता है, वो नसीहतें वो हमें करते जाते हैं एक शफीक बुज़ुर्ग के तौर पर। वो बुज़ुर्ग जिसने रंगारंग जो है ना वो तजुर्बात कर रखे हैं ज़िंदगी में,
अंग्रेज़ी अदब भी पढ़ाया इन्होंने, उसके बाद फिर मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पे कलीदी हैसियतों में काम किया और आजकल BA FBR में है। लिहाजा आपको इस किताब में टैक्स, रेवेन्यू, इन तमाम चीज़ों, इन तमाम मौज़ूआत पे बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे। इसके अलावा बड़ा खूबसूरत उसलूब, एक दो मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मासूम सी ख्वाहिश, इन्होंने नीली बत्ती के हमारे यहाँ किस कदर ज़्यादा ताकत परस्ती है, ये बड़ा खूबसूरत कॉलम है। फिर इन्होंने कहा कर्ज 4 फूलों का, ये बहुत खूबसूरत, यहाँ से लगता है ये खूबसूरत, इतनी खूबसूरत तहरीर है कि ना मेरा दिल चाह रहा है कॉलम कहने को ना मजमून कहने को। ये अफसानवी रंग है। अच्छा, अफसानवी रंग की बात अगर करें तो इसमें बहुत अच्छा अफसाने के अंदाज से, वक्त से कौन कहे यार ज़रा आहिस्ता, ये अमजद इस्लाम अमजद साहब की नज़म की जो नाम लाइन है, ये सत्र वहाँ से ली इन्होंने। मिसरा कहना चाहिए आज़ाद नज़म है, तो उस मिसरे को लिया और एक बुढ़िया को सोचा जो कि चांद पे बैठी चरखा काट रही है और वो बैक वक्त एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है और मनाजर देखती चली जा रही है। पाकिस्तान में भी वो, पाकिस्तान में यहाँ वो कहते हैं ना अल्लामा इकबाल के, तो ज़मीर मशरिक़ है राह बाना, ज़मीर मगरिब है ताज जराना, तो यहाँ के राहिब भी देखते हैं, वहाँ के ताजर भी देखते हैं। बहुत खूबसूरत मज़ामीन हैं। आप एक दफ़ा पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते ही चले जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब, अशफाक अहमद साहब, डेल कार्नेगी और इस तरह के लोगों की किताबें आपने पढ़ के जिस शेल्फ में रखी हैं, अगर आप असद ताहिर साहब की ये किताब पढ़ के भी उसी शेल्फ में रखेंगे तो आपको सहूलत होगी, क्योंकि इस किताब का जो जॉनरा है ये वही है और पंदो निसाए। ठीक है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।